Hello students, I am Tripti. Welcome back to your own channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इन इंग्लिश मीडियम, जिनके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रेंडमली नहीं पिक किए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पस से इनफ है। बाय ओनली रिलाइंग ऑन दिस वीडियो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन, और किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चन, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पर आ सकता है। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर्स फ्री हैं तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। प्राइस भी बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DU SOL एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। So student, first question is, what is globalization? How does it pose a challenge to global politics? तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में तो हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, और कैसे ये एक चैलेंज है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। Globalization, first of all, it is a process through which various countries of the world became increasingly interconnected. तो globalization एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज इंटरकनेक्ट होती है। कौन कौन से बेसिस पे? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली एंड टेक्नोलॉजिकली। It involves an increased exchange of goods, services, capital, information and people on an international level. The communication revolution, advancements in transportation and free trade policies have accelerated this process. जो भी कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन आया है और ट्रांसपोर्टेशन में जो एडवांसमेंट आई है, फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई है, इन सारी चीज़ों के वजह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस और भी ज़्यादा एक्सेलरेट हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन ने वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक ग्लोबल विलेज में। कंसिक्वेंटली, while it has created new opportunities for development and cooperation, it has also brought forth numerous challenges. Therefore, a critical examination of its evolution and impact is essential. तो बेसिकली इसके जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इसने क्रिएट किए हैं, उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि हम रीड करेंगे फर्दर। सो यस, तो फर्स्ट हम लोग रीड करेंगे द इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इवोल्यूशन होता कैसे है? एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। Following the 1990s, most countries adopted policies of liberalization and privatization. This led to a surge in international trade and investment. Economic ties between nations strengthened and the global market expanded. तो अधिकतर कंट्रीज़ क्या कर रही थी? लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर रही थी और प्राइवेटाइजेशन को। तो इसके वजह से जो भी ग्लोबल मार्केट है वो ज़्यादा एक्सपैंड होने लग गया था। इकोनॉमिक टाइज जो है कंट्रीज़ के बीच में वो भी इन्हांस होने लग गए थे।
तो इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमने फर्स्ट पॉइंट रीड किया, अब सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन. The development of the internet, mobile technology, and digital tools has interconnected the world. The exchange of information has become incredibly rapid, creating new opportunities across the fields of business, education, and administration. तो ये भी एक major reason है towards the evolution of globalization. Then rise of multinational corporations. Multinational corporations have expanded their production and business operations across various countries. This has generated increased opportunities. अब जितनी MNCs हैं वो आजकल हम सबको ही पता है कितनी जगह पे वो बिल्टअप हो चुके हैं. तो ये सारी चीज़ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करती है और इन्वेस्टमेंट भी. साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ में द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज कॉरपोरेशन विद इन द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ ऑल्सो ग्रोन. तो जो कॉरपोरेशन है वो भी ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ रहा है और भी ज़्यादा. अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्रिटिकल एनालिसिस इज अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. Globalization has stimulated economic growth in many countries. New industries have been established and international trade has flourished. Consumers have gained access to wider range of choices and improved service. Next is rising inequality. The benefits of globalization have not been distributed equally across all segments of the society. जो बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन के वो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे नहीं रीच आउट कर रहे. जो डेवलप्ड नेशंस हैं एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव रीप्ड द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स वाइल द पुअर एंड डेवलपिंग सेक्टर्स हैव रिलेटिवली लैग्ड बिहाइंड. तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है लाइक USA, रशिया, चाइना, इनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो सारे लैग कर रहे हैं पीछे. तो इसके वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो भी वाइडनिंग यानी वो भी बढ़ रही है. देन कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स. द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर हैज़ exerted pressure on local cultures. Conversely, industrialization and increased production have exacerbated problems such as pollution and climate change. तो ग्लोबलाइजेशन का एक मेजर हार्म ये भी है कि इसके कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी है. देन हाउ ग्लोबलाइजेशन पोज चैलेंजेस फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स. फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन नेशनल सोवरेनिटी. So due to globalization, state politics have increasingly come under the influence of international institutions and global markets. Governments are often compelled to make decisions in response to global pressures, thereby compromising their sovereignty. तो अपनी sovereignty को compromise करके उन्हें global pressure के बेस पे अपना response देना पड़ता है. देन ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. दिस हैज़ वीकेंड द ट्रेडिशनल डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द स्टेट. तो जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका धीरे धीरे रोल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और जो ट्रेडिशनल पोजीशन थी एक स्टेट की वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है. देन सिक्योरिटी एंड द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म. ग्लोबलाइजेशन हैज़ फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अ फैसिलिटी दैट इज ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड बाय टेररिस्ट एंड क्रिमिनल नेटवर्क्स. Consequently, challenges related to global security have intensified. तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम सबको पता है कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत इंक्रीज़ हुआ है. वो एक मेरिट भी है बट एक थ्रेट भी है. कैसे? क्योंकि जितने टेररिस्ट और क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं उनका जो बेसिकली प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईज़ कर देता है ये. तो इसके कारण जो ग्लोबल सिक्योरिटी का थ्रेट है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जा रहा है. देन माइग्रेशन एंड द रिफ्यूजी क्राइसिस. द इंक्रीज इन द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ पीपल हैज़ लेड टू अ राइज इन इशूज़ रिलेटेड टू माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज. दिस हैज़ जनरेटेड सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशंस इन मैनी कंट्रीज़. तो बेसिकली माइग्रेशन
भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन का। Then environmental challenges, climate change, pollution, and the over exploitation of natural resources have emerged as major issues in global politics. International cooperation is essential to address these challenges. So, climate change, pollution and the over exploitation of natural resources, जब भी डेवलपमेंट होगा तो ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके वजह से भी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे ग्लोबलाइजेशन का बहुत हार्म हो रहा है। इंटरनेशनल कॉपरेशन इसलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। देन द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व ग्लोबल इश्यूज़। तो जितने भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है। However, divergent national interest and power imbalances among nations make collective decision making डिफ़िकल्ट। अब जो पावर इम्बैलेंसेस है डिफरेंट नेशंस के बीच में, इसके कारण जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। कंक्लूजन में स्टूडेंट्स आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लिख के कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ पाइवोटल प्रोसेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड दैट हैज़ फोस्टर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंटरनेशनल cooperation simultaneously, साथ ही साथ it has given rise to issues such as inequality, cultural crisis, environmental degradation and challenges to national sovereignty. So in the realm of global politics, addressing these challenges is possible only through cooperation, balance and the establishment of just global order. Therefore, globalization should be perceived as both an opportunity and a challenge. तो ऐसे ही बैलेंस करके आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन नेशनल सोवरेनिटी एंड द टेरिटोरियलिटी ऑफ द नेशन स्टेट, डिस्कस। और में भी जो क्वेश्चन हैं जैसे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड द न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें आप सेम आंसर लिख सकते हैं थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड करके। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल टाइज एक्सपैंड अमंग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Sovereignty refers to the supreme and independent power of a state, whereas the territoriality of a nation state denotes the state's control over specific geographical boundary. तो हमने ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ लिया। सोवरेनिटी क्या होती है? एक स्टेट सोवरेन कब कहलाता है? जब वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर किसी और कंट्री का रूल नहीं होता। वेयर एज द टेरिटोरियलिटी ऑफ अ नेशन स्टेट डिनोट्स कि स्टेट का जो कंट्रोल है ओवर स्पेसिफिक जोग्राफिकल बाउंड्री. द न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इज प्रिडिक्टेड ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड अ ग्लोबल मार्केट. Globalization and neoliberalism have brought about significant changes in the role of the state, the nature of sovereignty, and the form of territorial control. So first we'll read the relationship between the globalization and the neoliberal world order. Promotion of free trade. Neoliberalism advocates for free trade and open मार्केट्स. तो जो न्यू लिबरलिज्म है ये किसको एडवोकेट करता है? फ्री ट्रेड को एंड ओपन मार्केट्स को. एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स बिटवीन नेशंस. कंसिक्वेंटली द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड कैपिटल हैज़ इंक्रीज्ड. बोथ प्रोसेसेस म्यूचुअली रीइंफोर्स वन अनदर. तो दोनों ही म्यूचुअली रीइंफोर्स कर रहे एक दूसरे को. कैसे? न्यू लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो क्या कर रही है? फ्री ट्रेड को एडवोकेट कर रही है और ओपन मार्केट को. और ग्लोबलाइजेशन जो है वो ट्रेड बैरियर्स हटा रहा है नेशंस के बीच में. तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को म्यूचुअली रीइंफोर्स कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. Under neoliberal policies, the private sector is promoted by reducing government control. Globalization has extended these policies to the global level and facilitated its expansion. This has led to increased competition within the global economy.
नेक्स्ट इज रोल ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का क्या क्या रोल है? तो इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक, ये सारे क्या प्रमोट करते हैं? न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन ऑन द पॉलिसीज ऑफ वेरियस नेशंस हैज़ ग्रोन। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इनका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है वेरियस कंट्रीज़ पे, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोवरेनिटी, रिड्यूस्ड फ्रीडम इन पॉलिसी मेकिंग। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है एक कंट्री की सोवरेनिटी पे? तो रिड्यूस्ड फ्रीडम इन पॉलिसी मेकिंग। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू अडियर टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक नॉर्म्स एंड अग्रीमेंट्स। Consequently, they are unable to formulate their domestic policies independently. The decision-making capacity of the state is thereby affected. तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक स्टेट की जो डिसीजन मेकिंग पावर है उस पे अफेक्ट जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, स्टेट्स जो हैं उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक नॉर्म्स जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, उनको अडियर करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। Then influence of multinational corporations. Multinational corporations influence national economies through investment and employment generation. Governments are frequently compelled to formulate policies that align with the interest of these corporations. This serves to limit the sovereign power of the state. तो जो multinational corporations है उनका भी influence धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट आर कंपेल्ड, वो फोर्स करते कि उनको पॉलिसीज इस डायरेक्शन में बनाए जो उनके इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, तो इससे भी उनकी सोवरेनिटी पे अफेक्ट होता है। देन इंटरवेंशन बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। International organizations play a pivotal role in economic and political affairs. The conditions attached to loans, trade, and development aid impact the autonomy of nation. As a result, traditional notions of sovereignty appear to be eroding. वो भी खराब होते हुए दिखते हैं। Then impact of the territoriality of the nation state. First is डिमिनिशिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर्स। जो बॉर्डर्स की इम्पॉर्टेंस है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड द फ्लो ऑफ कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू एक्सटेंड बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज. Consequently, the traditional significance of geographical borders has diminished and the world has become increasingly interconnected. तो बेसिकली जो बॉर्डर्स का मेन रूल था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है, क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है थ्रू आइडियाज़, कितने सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है, ट्रांसपोर्ट, इन सब के थ्रू कनेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बॉर्डर का जो रोल है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है. देन राइज इन इंटरनेशनल माइग्रेशन. देयर हैज़ बीन अ significant increase in the movement of people from one country to another in search of employment, education, and a better standard of living. This has rendered the management of populations and borders a more complex challenge for states. तो बेसिकली एक अच्छी जॉब या फिर एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लोग क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो माइग्रेशन है उनका वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे भी टेरिटोरियलिटी पे इफेक्ट पड़ता है. देन एक्सपेंशन ऑफ द साइबर एंड डिजिटल स्पेयर्स. द इंटरनेट एंड डिजिटल नेटवर्क्स हैव क्रिएटेड अ वर्चुअल रियल्म दैट इज नॉट बाउंड बाय नेशनल बॉर्डर्स. द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ ट्रांसेंड्स ट्रेडिशनल बॉर्डर कंट्रोल्स, thereby चैलेंजिंग द कन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल. तो जो साइबर और डिजिटल स्पेयर्स है उनका एक्सपेंशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है. नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ग्रोथ ज़्यादा ही बढ़ते जा रही है. अब इनके इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण जो स्टेट्स है दे आर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट कलेक्टिव डिसीजंस इन वेरियस मैटर्स. This is fundamentally altering the nature of politics, which has historically been predicted upon national borders.
Now, new security challenges. Issues such as terrorism, cybercrime, and trafficking operate across national borders. To tackle these problems, states require international cooperation. This impacts the traditional system of territorial control. Next is global interdependence. Today, no state remains entirely self sufficient. Nations are mutually dependent due to economic, technological, and security related requirements. Consequently, the significance of a state's territorial boundary has diminished relatively. Next, conclusion. In conclusion, globalization and the neoliberal world order are deeply intertwined. Both have rendered the global economy more open and interdependent. As a result, the traditional concepts of national sovereignty and territoriality have undergone transformation. Although states remain the primary factors in global politics today, they are increasingly compelled to operate by establishing a balance with global powers, institutions and challenges. तो ऐसे ही एक बैलेंस्ड अप्रोच रख के आप कंक्लूजन लिखेंगे. Third question is, what role do international economic institutions play in global politics? तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है उनका क्या रोल है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर. तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे वहाँ पे पूछा है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का, तो इधर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का नेम मेंशन्ड है ऑलरेडी, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक. तो इनके रोल के बारे में तो आप ऐसे ही क्वेश्चन मोल्ड करके आंसर ये सिमिलर ही रहने वाले हैं. International economic institutions are organizations responsible for governing the global economic order, fostering economic cooperation among nations and maintaining financial stability. तो जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को गवर्न और मेंटेन करने के लिए और इकोनॉमिक कॉपरेशन को और ज़्यादा फोस्टर करने के लिए बिटवीन दी वेरियस नेशंस. चीफ अमंग दीज आर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. और ये जो भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है इनके चीफ कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक. These institutions were established in the aftermath of the Second World War with the objective of facilitating global economic reconstruction and development. ये institutions जो हैं ये कब establish हुए थे? In the aftermath of the Second World War. और इनका major objective क्या था? It was to facilitate global economic reconstruction and development. Their role in contemporary global politics and economics is of paramount importance. इनका जो रोल है ग्लोबल पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन रिजॉल्विंग इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन. Now let's move to the main body. So first of all, we'll read about the role of the International Monetary Fund. The first major role it plays is maintaining global financial stability. The primary objective of IMF is to maintain the stability of the international monetary system. It monitors exchange rates and endeavors to prevent financial crisis. This contributes to maintaining global economic equilibrium. तो बेसिकली इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे एक, ठीक है, जो भी, और बेसिकली एक इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बना रहे बिटवीन कंट्रीज. देन फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. तो इसका एक और मेजर काम है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे पर्टिकुलर नेशन को जब वो क्राइसिस में हो किसी. व्हेन अ कंट्री फेसेस अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द IMF प्रोवाइड इट विद लोन्स. दिस असिस्टेंस हेल्प स्टेबलाइज द कंट्रीज इकोनॉमी. Many developing nations have received aid from the IMF during times of economic crisis. Then consultation on economic policies. The IMF
provides advice to member countries regarding economic reforms and financial management. तो IMF बेसिकली जो भी कंट्रीज़ होती हैं उनको एडवाइस प्रोवाइड करता है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनको एक एडवाइस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दे कैन मेक एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. It analyzes the economic situation and offers necessary recommendation. तो वो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और नेसेसरी रिकमेंडेशन करते हैं जो कि वो लेकर आ सकते हैं फॉर मेंटेनिंग अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन देयर कंट्री. देन रोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक. फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन्स एंड एड टू डेवलपिंग कंट्रीज for infrastructure, education, health and energy projects. This foster economic growth and social progress. तो वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? बेसिकली ये क्या करते हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अ कंट्री. देन कंट्रीब्यूशन टू पॉवर्टी एलिवेशन. तो बेसिकली पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी. इट सपोर्ट्स जॉब क्रिएशन, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स. दिस हेल्प्स रिड्यूस इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो बेसिकली ये किस में हेल्प करता है? पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, जॉब क्रिएशन करने में, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर आने में, जिससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वल्नरेबल यानी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का जो कि डिप्राइव्ड है, उनको थोड़ा उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इन्हांस करने के लिए. देन टेक्निकल एंड एक्सपर्ट असिस्टेंस. द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स नॉट ओनली financial aid but also offers technical expertise and expert advice. This facilitates the effective implementation of development projects. तो ये ना ही सिर्फ फाइनेंशियल एड देता है बल्कि टेक्निकल और एक्सपर्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है. कौन? वर्ल्ड बैंक. नाउ द रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. फर्स्ट इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन. तो फर्स्ट रोल क्या प्ले करते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस? दैट इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन. These institutions foster economic cooperation and coordination among various nations. Through their mechanisms, collective efforts are undertaken to resolve global economic challenges. This serves to strengthen international relation. तो बेसिकली क्या करते हैं? इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसे इन्हेंस करते हैं? जितने भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेके, और इसके कारण क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो स्ट्रेंथन होते हैं. देन शेपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस. द IMF and the World Bank exert influence over global economic policies. They play a pivotal role in formulating economic rules and standards. Consequently, they are regarded as the primary pillars of global economic governance. तो हमने आगे ही पढ़ा कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स. तो बेसिकली इनका मेजर रोल क्या है? ये इकोनॉमिक गवर्नेंस को शेप करते हैं एट ग्लोबल लेवल. देन इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज. The loans and aid provided by these institutions influence the economic policies of developing nations. Frequently, conditions regarding economic reforms are attached to these loans, leading to observable shifts in their policy frameworks. तो इनका मेजर इम्पैक्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे. कैसे? ये जो लोन्स एंड एड प्रोवाइडेड बाय दीज इंस्टीट्यूशन ये क्या करती है? जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की उनको सपोर्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है. देन कंट्रीब्यूटिंग टू द रिजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल क्राइसिस. ड्यूरिंग सिचुएशंस सच एज इकोनॉमिक रिसेशंस, फाइनल क्राइसिस एंड पेंडेमिक्स, these institutions extend assistance to member nations. This contributes to maintaining the stability of the
ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इन द रिजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल क्राइसिस ड्यूरिंग सिचुएशन सच एज इकोनॉमिक रिसेशन, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आती है या कोई पेंडेमिक होता है, तो उस टाइम पे ये इंस्टीट्यूशन ही असिस्टेंस यानी हेल्प प्रोवाइड करते हैं जो भी इनके मेंबर नेशंस होते हैं उनको, और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली जो भी इकोनॉमिक डाउनफॉल होता है उससे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। Then criticism and challenges. These institutions are frequently accused of operating under the influence of developed nations. Critics argue that their policies occasionally run counter to the interest of developing countries. As a result, their operations remain a subject of ongoing debate. तो बेसिकली इनके क्रिटिसिज्म में अगर बात की जाए इनके क्रिटिसिज्म की, तो इन क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही फेवर करते हैं, एंड इनके जो पॉलिसीज़ होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट है उसको काउंटर करते हैं, जिसके कारण इनके जो ऑपरेशंस है दे रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ ऑनगोइंग डिबेट। देन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. In contemporary times, these institutions are also extending support to projects related to environmental conservation, climate change, and sustainable development. This represents an endeavor to render global development more balanced and sustainable in the long term. तो basically ये sustainable development को भी promote करते हैं. Then conclusion. In conclusion, the International Monetary Fund and the World Bank stand as vital pillars of the contemporary global economy and global politics. They foster financial stability, economic growth, poverty alleviation, and international cooperation. Although their policies have attracted considerable criticism, their role in managing the global economic order and resolving crises remains profoundly significant. Thus, international economic institutions constitute an integral component of modern global governance. Now, next question is, that is question 4. How does the global economy influence the global international order? The term global economy refers to extensive network of trade, investment, production, finance and economic activities spanning various countries across the world. तो जो global economy है इसका मतलब क्या है? It refers to an extensive network of trade, investment, production, finance and economic activities spanning various countries, जो बहुत ज़्यादा countries तक span है. In the modern era, economic power has emerged as a crucial foundation for any nation's political and strategic strength. तो जो economic power है एक country की, ये एक foundation है basically उनकी political and strategic strength को determine करने के लिए. Due to globalization, the world's economies have become deeply interconnected. Consequently, the global economy is no longer confined solely to economic sphere. Rather, it also exerts a significant influence on the international order and power politics. In the contemporary world, the nature of power is undergoing transformation and new centers of powers are emerging. Now, impact of the global economy on the international order. ग्लोबल इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट है इंटरनेशनल ऑर्डर पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. द एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ heightened economic interdependence among nations. No country remains entirely self-sufficient today. This has increased the necessity for cooperation and has rendered the nature of इंटरनेशनल रिलेशंस मोर कॉम्प्लेक्स. तो बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी का फर्स्ट मेजर इम्पैक्ट यही है कि इसके वजह से जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन नेशंस वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है. नाउ अ डेज ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है दैट इज़ फुल्ली इंटरडिपेंडेंट. तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है किसी न किसी एस्पेक्ट को लेकर. तो इसके वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस है
उसमें कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बिल्टअप होता है। देन ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. With the expansion of the global economy, the roles of institutions such as IMF, the World Bank, and the World Trade Organization have expanded. These institutions influence economic rules and policies, and their decisions also have repercussions on global politics. अब इसके वजह से ग्रोइंग जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ रही है. ठीक है. विद द एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, जो रोल है इन इंस्टीट्यूशन का, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके रोल और ज़्यादा क्या हो गए, एक्सपैंड हो गए हैं. और इनके जो भी इकोनॉमिक रूल्स और पॉलिसीज़ है उनके रेपरकशंस यानी जो रिजल्ट्स है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी होते हैं. Political influence of economic power. Today, economically powerful nations wield greater influence in global politics. Through the leverage of economic resources, they shape international policies and decisions. Consequently, economic power has become a primary basis for political power. आज जितनी भी इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर. और इसी का लेवरेज लेके ऑफ देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो क्या करते हैं, अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं और उसके डिसीजंस लेते हैं. कंसिक्वेंटली इकोनॉमिक पावर हैज़ बिकम अ प्राइमरी बेसिस. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इकोनॉमिक पावर बेसिकली आज के एरा में एक फाउंडेशनल बेसिस बन चुका है कि कोई कंट्री कितनी ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है. Then widespread impact of global crisis. Events such as economic recessions, financial crisis, and pandemics now rapidly affect the entire world. This generates instability within the international order, necessitating that nations seek collective solution. अब इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है. वाइडस्प्रेड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, ऐसे इवेंट्स सच एज इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है, कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है या पेंडेमिक्स हो रहे हैं, तो इसके वजह से पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है, सिर्फ एक कंट्री नहीं, जैसा हमने कोविड-19 में भी देखा था. देन इसके वजह से क्या होता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है पूरे के पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में. तो इसी वजह से इट इज़ बेसिकली नेसेसिटेटिंग दैट नेशंस को क्या करना चाहिए, अपने बीच में कलेक्टिव सोल्यूशन और कोऑपरेशन बिल्ड करना चाहिए. Then development of regional and global cooperation. Various regional and global organizations have emerged to safeguard economic interest. These organizations promote trade, investment, and development, thereby creating new avenues for international cooperation. Then shifts in contemporary global power politics. First is ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी. तो हमने बेसिकली एक शिफ्ट देखा है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में. वो कैसे देखा है, पहले हमने देखा कि वर्ल्ड पूरा यूनिपोलर था, फिर हमने बायपोलर का स्टेज भी देखा, फिर हमने मल्टीपोलर का स्टेज भी देखा. फॉलोइंग द कोल्ड वॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज्ड एज द सोल सुपर पावर. However, in the present era, with the rise of China, India, and other powers, the world is moving towards a multipolar world order. This has resulted in a shift in the balance of power. तो बेसिकली पहले क्या था, वर्ल्ड यूनिपोलर था. जब कोल्ड वॉर एरा था उस टाइम पे बायपोलर था. क्यों? क्योंकि USSR भी था, USA भी था. उसके बाद USA केम टू बी विक्टोरियस, है ना. USA की विक्ट्री के बाद वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था. बट उसके बाद बहुत सारे नए नेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हुए, इमर्ज हुए एज डेवलप्ड कंट्रीज़. लाइक चाइना, बहुत रैपिड ग्रोथ की उन्होंने, इंडिया. तो इसके वजह से वर्ल्ड धीरे धीरे मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ गया. चाइना's emerging influence. China has made remarkable strides in both the economic and military spheres. It is playing a significant role in global trade, investment, and diplomacy. Consequently, a shift in the global balance of power is becoming evident. तो बेसिकली चाइना का जो राइजिंग ग्रोथ है इन बोथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी जो इन ग्रोथ हुई है चाइना की,
उसके वजह से एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है. कंसिक्वेंटली अ शिफ्ट इन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर इज बिकमिंग एविडेंट. Then rise of non-state actors, multi-corporations, international organizations and non-governmental organizations have become influential entities in global politics. ये जो actors है they frequently influence the decisions made by the states themselves. Consequently, the nature of power has become more expensive. Then the significance of technological power. In the modern era, science, technology, and digital resources have emerged as crucial sources of power. Cybersecurity, artificial intelligence, and information technology have become new arenas for international competition. तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल पावर का भी जो सिग्निफिकेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है. देन द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर ओवर मिलिट्री पावर. हम अभी पढ़ा हमने कि इकोनॉमिक पावर की जो इम्पॉर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है एंड इट इज़ नाउ ग्रोइंग ओवर मिलिट्री पावर. हिस्टोरिकली मिलिट्री कैपेबिलिटी वॉज कंसिडर्ड द प्राइमरी बेसिस ऑफ पावर. तो पहले किसी कंट्री की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता था कि वो कंट्री कितनी पावरफुल है. हाउएवर अब क्या होता है, एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब अब उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ चुकी है. इन मॉडर्न पावर पॉलिटिक्स इकोनॉमिक पावर प्लेज अ डिसेसिव रोल. देन इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स. इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का? द राइज ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिशन. Competition is intensifying between emerging powers and established powers. The rivalry is evident across the domains of trade, technology, and security. As a result, global politics has become more dynamic. Then, increase in regional conflicts. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे रीजनल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है. Shifts in the balance of power are giving rise to tensions and conflicts in various regions. Different nations are striving to expand their spheres of influence, a trend that could potentially exacerbate regional instability. तो बेसिकली सबको एक दूसरे से आगे बढ़ना है, जिसके कारण जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स है उसकी सिचुएशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. देन चैलेंजेस टू ग्लोबल गवर्नेंस. The emergence of new power structures has presented fresh challenges to global institutions. Striking a balance among the diverse interests of all nations is becoming increasingly difficult, thereby rendering global governance more कॉम्प्लेक्स. तो ग्लोबल गवर्नेंस को भी क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो जितनी भी न्यू पावर स्ट्रक्चर्स का इमर्जेंस हो रहा है तो ये सारे जो हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को फ्रेश चैलेंज पोज कर रहे हैं. कैसे? स्ट्राइकिंग अ बैलेंस अमंग द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ ऑल नेशंस इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, जिसके वजह से जो ग्लोबल गवर्नेंस है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है. Then opportunities for developing nations. Changes in the balance of power are opening up new partnerships and economic opportunities for developing countries. By collaborating with various global powers, these nations can accelerate their own development. तो जो बैलेंस ऑफ पावर है इसमें जितने भी चेंजेस आ रहे हैं दे आर ओपनिंग अप न्यू पार्टनरशिप एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग countries. Then the coexistence of cooperation and conflict. In the contemporary world, nations simultaneously engage in cooperation on one front while competing on another. This dynamic has become a defining characteristic of global politics. Consequently, the international order is shaped by the interplay of both cooperation and conflict. तो जो कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट है इन दोनों का ही को एग्जिस्टेंस है, साथ में ही है ये दोनों. अगर इंटरनेशनल ऑर्डर में कॉपरेशन है तो उसके साथ साथ कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता ही है. देन कंक्लूजन. इन कंक्लूजन, द ग्लोबल इकोनॉमी एंड पावर पॉलिटिक्स आर डीपली इंटरवाइंड. द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ रेंडर्ड द इंटरनेशनल ऑर्डर
more interdependent and complex. While new shifts in power politics are reshaping the global order, today the significance of economic, technological, and diplomatic power is steadily on the rise. Therefore, to gain a comprehensive understanding of the contemporary global order, a combined study of both global economy and power politics is essential. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज़। इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको फर्स्ट गिव अवे का क्वेश्चन देने जा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन टू मेजर रोल्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो यस, नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ। Identity refers to the unique identity of an individual, community, society, or nation which is shaped by its language, culture, religion, traditions, customs and values. तो बेसिकली स्टूडेंट्स आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है एक इंडिविजुअल की, कम्युनिटी की, सोसाइटी की और नेशन की, जो कि किससे शेप की जाती है? वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्या उनका रिलीजन है, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कस्टम्स हैं और क्या वैल्यूज़ है उनके अंदर। कल्चरल आइडेंटिटी रिप्रेजेंट्स अ सोसाइटीज़ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है? जो एक सोसाइटी के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे एंड उसके हेरिटेजेस को। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट डिफरेंट सोसाइटीज़ क्लोजर टुगेदर, इंक्रीजिंग कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड एक्सचेंज। एज अ रिजल्ट बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं इन कल्चरल आइडेंटिटीज़। Some scholars believe that globalization has made identity more multidimensional, while others consider it as a challenge to local cultures. ऐसा कुछ स्कॉलर्स का बिलीव है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने आइडेंटिटी को मल्टी डायमेंशनल बना दिया है। नाउ चेंजिंग कंसेप्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के रिगार्डिंग कौन कौन से चेंजिंग कंसेप्ट्स हैं? फ्रॉम स्टैटिक टू डायनामिक आइडेंटिटी। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आइडेंटिटी वॉज कंसिडर्ड रिलेटिवली स्टेबल। अ पर्सन's identity used to be primarily determined by religion, caste, language, and region. Globalization has made identity more flexible and changeable. तो बेसिकली पहले स्टैटिक थी आइडेंटिटी, अब क्या हो गई है? डायनामिक हो गई है। किसके हेल्प से? ग्लोबलाइजेशन के वजह से। Next is development of multi-layered identity. Today, individuals no longer identified with a single community. They can hold multiple identities at the local, national, and global levels. This has broadened the scope of identity. Next is importance of personal identity. Globalization has promoted individual freedom and self-expression. People are creating new identities based on their preferences and lifestyles. This has somewhat diminished the importance of ट्रेडिशनल कलेक्टिव आइडेंटिटीज़। तो बेसिकली पर्सनल आइडेंटिटी की इम्पॉर्टेंस बढ़ रही है और कलेक्टिव आइडेंटिटी जो कि ट्रेडिशनली फॉलो हुआ करती थी उसकी वैल्यू अब धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। देन इम्पैक्ट ऑफ द मीडिया। सोशल मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव कनेक्टेड पीपल ग्लोबली. दिस इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कल्चरल आइडियाज identities. Individuals are influenced by different cultures from their own identities. Then sense of global citizenship. Globalization has promoted awareness on issues such as human rights, environment and peace. This has fostered a sense of global citizenship among people, a sentiment that transcends traditional identities. Then द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल आइडेंटिटी पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है? फर्स्ट इज इंक्रीज्ड कल्चरल एक्सचेंज। जो कल्चरल एक्सचेंज है वो बढ़ चुका है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। इंटरेक्शन अमंग डाइवर्स कल्चर जो है वो बढ़ चुका है। पीपल हैव बिगन टू अडेप्ट लैंग्वेजेस, क्विजीन्स, म्यूजिक एंड लाइफस्टाइल ऑफ अदर नेशंस. Consequently, awareness regarding cultural diversity has increased. जैसे कि आपको
बीटीएस और के ड्रामा, इन सब का जो प्रेवलेंस है धीरे धीरे हम बढ़ता देख रहे हैं। देन cultural homogenization. Driven by the influence of global media and markets, similar cultural trends are emerging across numerous societies. The influence of Western culture in particular has grown significantly. This phenomenon may potentially compromise the distinctiveness of local culture. तो क्या हो रहा है, ग्लोबल मीडिया की इन्फ्लुएंस से एंड मार्केट से सिमिलर कल्चरल ट्रेंड्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। अब कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। तो बेसिकली जो सिमिलर कल्चरल ट्रेंड्स है वो अब इमर्ज हो रहे हैं, और जो भी पहले डिस्टिंक्टिवनेस थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। Then revival of local cultures. Despite the impact of globalization, many communities are striving to preserve their cultural identities. Various movements are underway to safeguard languages, folk arts, and traditions. This has lent renewed vigor to local identities. स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिस्ट कल्चर। अब जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है उसका स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे। ग्लोबलाइजेशन हैज़ फोस्टर्ड अ मार्केट ड्रिवन कल्चर। द इन्फ्लुएंस ऑफ कंज्यूमरिज्म हैज़ एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली across the realms of lifestyle, fashion and entertainment has grown. As a result, जो भी changes है traditional culture values में, they are being observed. Next is formation of hybrid cultures. Through the interaction of diverse cultures, new hybrid cultural identities are emerging. जितने डाइवर्स कल्चर है उनके इंटरेक्शन के वजह से जो नए हाइब्रिड कल्चरल आइडेंटिटीज़ है उनका इमर्जेंस हो रहा है। पीपल जो हैं, लोग जो हैं, अब न्यू लाइफस्टाइल में ब्लेंड हो रहे हैं, न्यू लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं by blending local and global elements. This process is known as cultural hybridization. Next is evaluation of globalization in the context of cultural identity, both opportunity and challenge. Globalization has fostered cultural dialogue and understanding. साथ ही साथ it has posed an existential challenge to many local culture. Consequently, its effects are mixed. अब इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो भी क्या है, मिक्स्ड है। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, safeguarding cultural diversity has become essential. Various societies are striving to preserve their distinct identities. This is crucial for maintaining cultural equilibrium. तो डाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो चुका है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल फॉर कल्चरल कन्फ्लिक्ट. When the influence of one culture becomes excessive, it can trigger a sense of insecurity among other communities. This may fuel cultural conflicts and identity politics. अगर एक कल्चर का जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो दूसरे कल्चर्स या कम्युनिटीज़ में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी, जिसके कारण कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आइडेंटिटीज़. इन मॉडर्न सोसाइटी, identity is no longer based solely on tradition. It is also shaped by experiences, education, media, and global interactions. This has rendered the nature of identity more complex. Then, harmonization of the global and the local. टुडे आज क्या होता है, अधिकतर सोसाइटीज़ जो है दे सीक टू प्रिजर्व देयर लोकल कल्चर्स वाइल साइमल्टेनियसली एम्ब्रेसिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस. उन्हें अपना लोकल कल्चर भी प्रिजर्व करना है और साथ ही साथ वो ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस है उसको भी एम्ब्रेस करते हुए दिखाई देते हैं. दस एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलिज्म. तो हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, एफर्ट्स में किए जा रहे हैं टू स्ट्राइक अ बैलेंस, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलिज्म. नेक्स्ट कंक्लूजन.
In conclusion, globalization has profoundly impacted cultural identities. It has brought about shifts in the traditional concepts of identity, rendering identity more dynamic and multidimensional. On one hand, it has fostered cultural exchange and the growth of global consciousness. On the other, it has presented new challenges to local cultures. Therefore, globalization should not be viewed merely as a threat or solely as an opportunity for cultural identity, but rather as a phenomenon encompassing both aspects. ग्लोबलाइजेशन को हमें एक ऐसे एस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए जिसके बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है. बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, तो ये एक थ्रेट भी क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज इकोलॉजी हैज़ फॉलन विक्टिम टू ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन. इसमें हमें बताना है कैसे जो इकोलॉजी है वो ग्लोबलाइजेशन का विक्टिम बन गया है. इकोलॉजी होती क्या है सबसे पहले तो इकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर environment. तो ecology basically it is a mutual relationship. It is a study of mutual relationship between organisms and environment. Conversely, climate change refers to a long-term shifts in the earth's temperature, precipitation patterns, seasonal cycles and overall climatic condition. Globalization has fostered industrialization, trade, transportation, and consumption. While this has undoubtedly driven economic growth, it has also inflicted severe adverse effects on the environment. तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन, कंजप्शन, सारी चीज़ों के वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, डेवलपमेंट हुई है. But it has also inflicted several adverse effects on the environment as well. Today, issues such as climate change, pollution, and the depletion of natural resources have evolved into global scale problems. आज के दिन में हम देखते हैं climate change, pollution और जो natural resource depletion है ये बेसिकली एक ग्लोबल स्केल प्रॉब्लम बन चुकी है. ये अब कंट्री स्पेसिफिक नहीं है. For this very reason, ecology is widely regarded as a primary casualty of globalization. Then, the impact of globalization on ecology पे globalization का क्या impact है? First is rise in industrialization. ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है और इंडस्ट्रीज़ है ये इनका बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, जिसके वजह से गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनका एमिशंस भी इंक्रीज़ हो रहा है फैक्ट्रीज से. इसके वजह से इन्वायरमेंट जो है वो पल्यूट हो रहा है, देयर बाय एक्सासरबेटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. देन एक्सेसिव डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव डिप्लीशन. To meet ever-increasing global demand, natural resources, including forest, minerals, water, and energy resources, are being exploited on a massive scale. This has disrupted the natural ecological balance and has heightened the risk of the depletion of various resources. तो excessive depletion of natural resources होने लग गया है. कैसे? जितनी भी ग्लोबल डिमांड है वो बढ़ रही है, जिसके वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे फॉरेस्ट, वाटर, इन सब का ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है. देन डिफॉरेस्टेशन. ग्लोबलाइजेशन के वजह से डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन करने के लिए. देन ग्लोबल स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन भी अब ग्लोबली बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और वो भी किसके थ्रू जनरेट होता है, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, जो कि नेशनल बॉर्डर्स तक कन्फाइंड नहीं है. ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन है तो इसका इम्पैक्ट भी जो है वो ग्लोबल स्केल पे देखा जाता है. देन द बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस. ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स. इसके वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया है. न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज नाउ स्टैंड ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन.
अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के ब्रिंक यानी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, देयर बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इकोलॉजिकल systems. Then the concept of climate change. Rise in Earth's temperature due to excessive emission of greenhouse gases. Earth's average temperature is continuously rising. This phenomena is known as global warming. It is the primary cause of climate change. तो climate change का primary cause क्या है? ग्लोबल वार्मिंग. अभी हम पढ़ रहे कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में, तो इसमें सबसे पहला क्या था कि अर्थ का जो टेम्परेचर हो रहा है उसके राइज से ग्लोबल वार्मिंग पड़ रही है. ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्लाइमेट चेंज होता है. देन चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स. क्लाइमेट चेंज जो है इसके वजह से जो रेनफॉल पैटर्न है उस पर अफेक्ट हो रहा है. कई रीजन्स में एक्सेसिव रेनफॉल फेस हो रहे हैं तो कहीं पे ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो गई है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है. देन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. अब क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स भी धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं. उनका जो बेसिकली लेवल होता है वो उस लेवल को क्रॉस करके अब मेल्ट हो रहे हैं. Rising temperatures are causing glaciers in polar and mountain regions to melt at an accelerated pace. Accelerated pace में melt हो रहे हैं वो अब. This has created a threat of rising sea levels, जिसके वजह से sea का जो level है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जिसके वजह से coastal regions को excessive repercussions face करने पड़ सकते हैं. Then increase in natural disasters. Climate change is leading to an increase in frequency and intensity of events such as floods, droughts, cyclones, and heat waves. This results in the massive loss of human life and property. तो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है उनकी भी और बढ़ते ही जा रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स भी, जैसे कि ड्रॉट, साइक्लोन, हीट वेव्स और जो फ्लड्स है, बेसिकली इनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है अब. Then impact on agriculture and food security. Agricultural production is adversely affected by weather uncertainties. तो वेदर इतना अनसर्टेन है जिसके वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है. दिस कैन ट्रिगर फूड क्राइसिस, जिसके वजह से फूड क्राइसिस हो सकते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करने पड़ सकते हैं, or developing nations are particularly vulnerable to the impact of this challenge. Why is climate change a global challenge? तो climate change basically एक global challenge कैसे है? A transboundary problem. तो first of all, it is a transboundary problem. Climate change is not confined to any single nation. The pollution generated by one country has repercussions across the entire globe. Therefore, its resolution is possible only through global cooperation. क्लाइमेट चेंज बेसिकली वो किसी सिंगल नेशन तक कन्फाइन नहीं है ना, कि एक नेशन पे हुआ तो उसके रेपरकशंस भी उसी पर्टिकुलर नेशन को फेस करने पड़ेंगे. बल्कि अगर एक कंट्री से एक्सेसिव पोल्यूशन जनरेट हो रहा है या फिर एक्सेसिव डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ पर उसके जो रेपरकशंस है वो उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है या और कंट्रीज़ है उनको भी फेस करने पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ पे इसका बहुत इम्पैक्ट है. जो राइजिंग टेम्परेचर्स है और पोल्यूशंस है इनके वजह से जो वेरियस डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होंगे. द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर एंड फूड सप्लाईज, इनकी अवेलेबिलिटी भी मे बी कॉम्प्रोमाइज़ हो, जिसके वजह से पब्लिक हेल्थ को एक थ्रेट है. Next is impact on economic development. Climate change adversely affects agriculture, industry, and trade. Natural disasters lead to increased economic losses, which can subsequently slow down the pace of economic development. तो basically economic development के pace को भी ये affect कर सकता है. Then D, the problem of environmental refugees. Rising sea levels. तो इन्वामेंटल रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं? बेसिकली रिफ्यूजीज़ हमें पता है. देन राइजिंग सी लेवल्स, ड्रॉट्स एंड अदर इन्वामेंटल क्राइसिस मे फोर्स पीपल टू अबैंडन देयर होम्स एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस. दिस एक्सैसरबेट्स इशूज़ रिलेटेड टू माइग्रेशन एंड
रिफ्यूजीज। तो इन्वामेंटल रिफ्यूजीज बेसिकली इन्वामेंट के कारण जो भी लोग इधर से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। देन द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। The impact of climate change affects all humanity. Therefore, it is imperative that all nations work together in unison to find a solution to this challenge. Global agreements and environmental policies play a significant role in this regard. तो बेसिकली हमें नीड है एक इंटरनेशनल कॉपरेशन की। सिर्फ एक कंट्री या दो कंट्री के कॉपरेट करने से कुछ नहीं होगा, सबको मिलके कॉपरेट करना पड़ेगा to tackle this challenge of climate change. Now, in conclusion, you can write, while globalization has accelerated economic growth, it has also resulted in severe adverse effects on the economic system. The overexploitation of natural resources, pollution, and deforestation have exacerbated the economic environmental crisis. Climate change stands today as one of the greatest global challenges facing humanity. Therefore, an effective solution to this problem is possible only through sustainable development, environmental conservation, and international cooperation. Now, seventh question is, what do you understand by international migration? How has globalization influenced the nature of international migration? तो बेसिकली फर्स्ट हमें बताना है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन होती क्या है और उसके बाद कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इन्फ्लुएंस किया है इंटरनेशनल माइग्रेशन के नेचर को. Migration refers to the movement of individuals or group from one place to another, either permanently or temporarily, for the purpose of residence. तो माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ईदर परमानेंटली और टेम्पररली, और किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस. When people move from one country to another, it is termed as international migration. Employment, education, trade, security, political instability, and the pursuit of a better standard of living are the primary drivers behind this phenomenon. और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है? जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, और इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं या फिर कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं माइग्रेशन के? तो वही अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण, ट्रेड, सिक्योरिटी, एडुकेशन के कारण. देन globalization has facilitated easier connectivity, communication, and transportation between nations, thereby leading to an increase in international migration. तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन भी इसका एक मेजर रीजन है. The concept and causes of international migration. एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. फर्स्ट जो मेजर कॉज है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग एक जगह से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. नेक्स्ट इज़ एडुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. तो अच्छी एडुकेशन के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. दिस ओपन्स अप, क्यों? ताकि उन्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले ऑन अ ग्लोबल स्केल. एडुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हैज़ विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ इन द मॉडर्न एरा. और एडुकेशन के बेस पे जितनी भी माइग्रेशन होती है इसमें एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है इन मॉडर्न एरा. Then political instability and conflict. Political instability, conflict, war, civic strife, terrorism, political persecution, ये सारे भी एक रीज़न है बेसिकली माइग्रेशन के. देन सोशल एंड फैमिलियल रीजन्स. कुछ सोशल और फैमिलियल रीजन्स या फिर रिलेशंस के वजह से भी माइग्रेशन होता है. देन इन्वामेंटल फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट्स, फ्लड्स, नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं, ये सारी चीज़ों के वजह से कई लोग अपना घर खो देते हैं या फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं होता, उनका अबैंडन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन. ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है इंटरनेशनल
माइग्रेशन पे। तो एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन के वजह से रैपिड डेवलपमेंट देखा गया है एयर ट्रैवल में, इंटरनेट में एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में, जिसके वजह से इजी ट्रैवल हो सकता है, कनेक्टिविटी बिटवीन नेशंस वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बेसिकली ये हेल्प करता है इंटरनेशनल माइग्रेशन को इंक्रीज करने में। Next is emergence of a global labor market. The expansion of a multinational corporations and global trade has led to the development of an international labor market. अब emergence of a global labor market है इसका एक impact. Then rise in professional and skilled migration. Doctors, engineers, scientists, and IT specialists are increasingly seeking employment opportunities abroad. This trend has fostered a greater international exchange of talent. देन एक्सपेंशन ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन, माइग्रेशन के वजह से क्या हुआ है, इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन डाइवर्स कल्चर्स, इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज्ड टू एंड बिकम फेमिलियर विद न्यू लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल, जिसके वजह से जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हुआ है। देन ग्रोथ ऑफ माइग्रेंट कम्युनिटीज़, ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो भी हैज़ इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज माइग्रेंट कम्युनिटीज़ इन वेरियस कंट्रीज। दीज कम्युनिटीज़ स्ट्रेंथन economic and cultural ties between their countries of origin and their countries of residence. Next is migration a challenge for the globalized world? क्या माइग्रेशन एक चैलेंज है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए? तो फर्स्ट इज प्रेशर ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज. Large scale migration can increase pressure on employment, housing, and public services in host countries. This creates competition between local populations and migrants. तो at some level it is because क्या करती है ये, एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज पे एक प्रेशर क्रिएट करती है। कौन सी कंट्रीज़ में, जो होस्ट कंट्रीज़ होती है, जो बेसिकली माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करती है, तो उस कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट या फिर हाउसिंग या फिर पब्लिक सर्विसेज फैसिलिटीज़ है तो उन पे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल टेंशंस. Differences in language, religions and culture sometimes give rise to social tensions. जो migrants आए हैं उनके differentiation of language, religions and culture के वजह से कभी कभार social tensions भी develop हो सकती है between various communities. Then refugee crisis. The number of refugees is constantly rising due to wars and conflicts. Arranging for their rehabilitation and security constitutes a major challenge for the international community. तो ये भी एक मेजर चैलेंज है. नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन. तो स्किल्ड और एडुकेटेड इंडिविजुअल्स जब फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन माइग्रेट टू डेवलप्ड नेशन. This can lead to a shortage of talent and expertise in their countries of origin, acting as a hindrance to डेवलपमेंट. तो जब बेसिकली एक किसी डेवलपिंग कंट्री से उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन जो कि स्किल्ड हो, एडुकेटेड हो, वो जब दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो जो डेवलपिंग कंट्री है उस कंट्री में से एक एक्सपर्टीज़ लॉस होती है. तो इसी के वजह से हिंड्रेंस होती है डेवलपमेंट के अंदर. तो इस पूरे फिनोमिना को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स. Migrants often face discrimination, exploitation and insecurity. Furthermore, issues such as illegal migration and border security जो है वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक्स बन चुके हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर. In conclusion, international migration is a vital component of modern global order. Globalization has made migration more widespread, rapid and diverse. इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ फोस्टर हुई है, कल्चरल चेंज एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, और उसी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट इशू, रिफ्यूजी क्राइसिस, सोशल टेंशंस एक्सेट्रा. Next question is, what do you understand by the concept of global terrorism?
What role has the process of globalization played in the rise of terrorism? तो स्टूडेंट्स, इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेकंड गिव अवे क्वेश्चन देना चाहती हूँ. तो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल होमोजेनाइजेशन? So yes, now let's start with answer. So terrorism is an organized violent activity through which attempts are made to achieve political, religious, ideological or social objectives by creating an atmosphere of fear, insecurity and terror. When terrorist activities extend beyond national borders and affect multiple countries, it is referred to as international or global terrorism. In the contemporary era, terrorism has emerged as one of the most serious challenge. तो अभी के प्रेजेंट एरा में ऑफ कोर्स टेररिज्म एक मोस्ट सीरियस चैलेंज और थ्रेट है. While globalization has one hand enhanced connectivity and cooperation among nations, it has on the other hand also provided terrorist organization with new facilities and opportunity. तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के वजह से बहुत एडवांटेजेस है, उसके साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, ट्रेड इंक्रीज हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, सारी चीज़ें हैं. बट उसके डीमेरिट्स भी है और उसका वन ऑफ द फोरमोस्ट डीमेरिट इज़ दिस ओनली कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भी न्यू फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हुई है. देयरफॉर द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. First is concept and characteristics of global terrorism. Use of fear and violence. Terrorist organization resort to violence, threats and intimidation to fulfill their objectives. तो of course अपने objectives को fulfill करने के लिए violence, threats इन सब का यूज़ करते हैं वो. Not limited to one region. इनका जो नेटवर्क है वो किसी एक रीजन तक लिमिटेड नहीं है, या फिर जो फाइनेंशियल सोर्सेज एंड एक्टिविटीज स्पैन अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज. कंसिक्वेंटली इट्स इम्पैक्ट इज फेल्ट ऑन अ ग्लोबल स्केल. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स. इन अधिकतर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पॉलिटिकल भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं और आइडियोलॉजिकल गोल्स भी होते हैं, और इसको प्रोपोगेट करने के लिए वो वायलेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क. मॉडर्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट एज हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स. दे पोजेस स्टेब्लिश्ड सिस्टम्स फॉर ट्रेनिंग, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन. ये जो स्ट्रक्चर है इट रेंडर्स देयर एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली मोर इफेक्टिव. नेक्स्ट इज थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी. तो टेररिज्म poses a grave threat to human life, national security and international peace. It can exacerbate tensions and instability among nations. Next is the role of globalization in fueling terrorism. तो ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है टेररिज्म को फ्यूल करने में, कैसे वो टेररिज्म को फ्यूल करता है? फर्स्ट इज़ एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेंशन हुआ है उसके कारण टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो और ज़्यादा ईजी हो चुकी हैं. तो इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स बेसिकली उन्होंने ही इनेबल किया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट रैपिडली. नेक्स्ट इज़ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत ईजी अवेलेबिलिटी है ट्रांसपोर्ट की. इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ईजी हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन अब एक्सेसिबल है. नेक्स्ट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल नेटवर्क्स. तो द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हैज़ फैसिलिटेटेड द इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ फंड. सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट दीज सिस्टम्स थ्रू इलिसिट मीन्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर themselves. Next is increasingly porous borders. The rise in trade and the movement of people often make border surveillance challenging. Terrorist networks exploit this situation to expand their contacts and reach.
तो बॉर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पोरस होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली जो माइग्रेशन होता है पीपल का इतना ज़्यादा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो इससे जो सर्विलियंस है उसको एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड रिजेंटमेंट। द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव नॉट रीच्ड ऑल पीपल इक्वली. Economic and social disparities breed resentment in many regions, a sentiment that some terrorist organizations exploit to their advantage. Next is the impact of terrorism on international peace and security. तो बेसिकली टेररिज्म का क्या इम्पैक्ट है? सबसे पहले तो ह्यूमन लाइफ पे ही इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डैमेज. ऑफ कोर्स टेररिस्ट इंसिडेंट्स होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज भी होगा. इट कैन अफेक्ट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. टेररिज्म के वजह से इंक्रीज मिसट्रस्ट एंड टेंशन अमंग नेशंस जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके वजह से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे एंड अराइज रिगार्डिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस. नीड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन. अब इसके वजह से देयर इज अ हाई नीड ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन. Resolving a transactional issue like terrorism, it is not possible for any single nation to act alone. It necessitates the exchange of intelligence, joint efforts, and international cooperation. Conclusion is global terrorism stands as one of the most serious challenges facing the contemporary world. While globalization has fostered development, connectivity, ये सारी चीज़ें हुई है, बट उसके साथ थ्रेट और जो टेररिज्म है वो भी एक्सपैंड हुआ है उसके कारण. Therefore, effective control over this menace requires global cooperation, robust security mechanisms, and concerted efforts to address socio-economic inequalities. Next question is explain in detail the concept of global social movements. How do these movements influence the trajectory of globalization? सबसे पहले हमें ग्लोबल सोशल मूवमेंट के कंसेप्ट को समझना है और कैसे ये जो मूवमेंट है ये ग्लोबलाइजेशन के ट्रेजेक्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं. So, global social movements are movements that are not confined to a single country, but rather address social, economic, political, and environmental issues on an international scale. The objectives of these movements include the protection of human rights, pursuit of social justice, environmental conservation, gender equality, and the struggle against global inequalities. With the expansion of globalization, these movements have gained renewed strength and a broader platform. Conversely, numerous anti-globalization movements have also emerged in opposition to the negative impacts of globalization. तो ये सारे जो मूवमेंट हो रहे हैं तो किसके लिए हो रहे हैं? जितने भी ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके अगेंस्ट कुछ मूवमेंट्स का राइज हुआ है. फर्स्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट के क्या क्या नेचर है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो इंटरनेशनल कैरेक्टर. ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू द बॉर्डर्स ऑफ अ सिंगल कंट्री. पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम वेरियस नेशंस पार्टिसिपेट इन देम. देयर ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ अ ग्लोबल स्केल. तो इनका जो कैरेक्टर है वो क्या है? इंटरनेशनल कैरेक्टर है. वो किसी एक कंट्री तक कन्फाइन नहीं है, वेरियस कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस. ये जो मूवमेंट्स है ये प्रायोरिटाइज करते हैं इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये इनका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. तो बेसिकली जितने भी न्यूमरस नेक्स्ट इज रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. तो न्यूमरस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ pivotal रोल इन ऑर्गेनाइजिंग दिस मूवमेंट. They work to raise awareness, mobilize public support, and advocate for policy changes. Next point is utilization of communication technology.
तो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये जो मूवमेंट है ये डायरेक्टली पीपल तक रीच करते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव फैसिलिटेटेड द शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन अ ग्लोबल स्केल. नेक्स्ट इज टेंडेंसी टुवर्ड्स पीसफुल स्ट्रगल. तो मोस्ट ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स जो हैं दे अडॉप्ट डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मेथड्स. रैलीज, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड सिग्नेचर ड्राइव सर्व एज देयर प्राइमरी टूल्स. नेक्स्ट इज नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ कंटेम्प्रेरी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट. कि उनका नेचर और कैरेक्टर क्या है कंटेम्प्रेरी जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है. फर्स्ट पॉइंट इज ऑपोजिशन टू न्यू लिबरलिज्म. मैनी मूवमेंट्स oppose globalization and neoliberal economic policies. They believe that these policies exacerbate economic inequality and exploitation. Consequently, they demand a more equitable economic system. तो बेसिकली ये न्यू लिबरलिज्म के भी अगेंस्ट में है कि जो न्यू लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है बेसिकली एक ऐसा कहते हैं कि इन पॉलिसीज़ के वजह से जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसरबेट होती है और एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिस वजह से इन्हें एक इक्विटेबल इकोनॉमिक सिस्टम की डिमांड है. नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अ की इशू फॉर एंटी ग्लोबलाइजेशन. तो बेसिकली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इनका एक कंसर्न है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो है वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस और ये अपनी वॉइस रेज करते हैं अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी. कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो वर्क करते हैं टू सेफगार्ड लोकल लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. They hold the view that globalization can pose a threat to cultural diversity. तो उन्हें ऐसा लगता है ग्लोबलाइजेशन के वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है. नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. तो बेसिकली ये जो मूवमेंट्स है ये अपोज करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को और इनके इन्फ्लुएंस को. इनका ऐसा मानना है कि ये जो लार्ज कॉरपोरेशंस होती है ये डिसरिगार्ड करती हैं इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड डेवलपिंग नेशंस. नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो है वो इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन की डिमांड करती है बाय द जनरल पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस और ये एम्फसाइज करते हैं द नीड टू मेक अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मोर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल. नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब इन मूवमेंट्स का इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन पे. फर्स्ट इज एनकरेजमेंट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स. इन्होंने क्या डिमांड की है, ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम दीज मूवमेंट्स गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दे आर कंपेल्ड टू रिफॉर्म देयर पॉलिसीज़. तो इन मूवमेंट के प्रेशर के वजह से जो गवर्नमेंट है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है दे आर फोर्स्ड और कंपेल्ड, मजबूर हैं अपनी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करने के लिए. राइज इन पब्लिक अवेयरनेस. ग्लोबल सोशल मूवमेंट जो है इसके वजह से दे हैव सेंसिटाइज्ड पीपल टू इशूज सच एज द इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड द सोशल जस्टिस. नेक्स्ट इज क्रिटिकल स्क्रूटिनी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये जो मूवमेंट्स हैं ये हाईलाइट करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को विच इनकरेजेस पब्लिक डिबेट एंड क्रिटिकल स्क्रूटिनी रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रेंथन करना. इन्वायरमेंटल एंड सोशल मूवमेंट्स हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Consequently, greater attention is now being directed toward maintaining a balance between development and the environment. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कॉपरेशन. ग्लोबल कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना. ये जो मूवमेंट्स है ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज़ है जिसको ये अपोज करते हैं बट देयर ऑब्जेक्टिव रिमेन्स टू फोस्टर कॉपरेशन इन addressing global problems. This encourages collective action at the international level. Conclusion is
इन कंक्लूजन, जितने भी ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स हैं एंड एंटी ग्लोबल मूवमेंट्स हैं, दे आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दे वर्क टू अपहोल्ड, ये सारे ही काम करते हैं किस लिए? ह्यूमन राइट्स को, सोशल जस्टिस को और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए। Furthermore, they are offer a critical critique of the negative impacts of globalization। तो ये जो मूवमेंट है बेसिकली इसने भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं टुवर्ड्स मेकिंग ग्लोबलाइजेशन मोर अकाउंटेबल, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। जब हम किसी चीज़ को अपोज करते हैं तो वो काम और भी ज़्यादा एफिशिएंटली और अकाउंटेबिलिटी के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ हुई है ग्लोबलाइजेशन और उसके अगेंस्ट जो एंटी मूवमेंट्स थे उनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग: ह्यूमन सिक्योरिटी, geopolitics and nuclear politics. So your third giveaway question is challenges of migration. Mention any two challenges of migration. Now let's start with human security. तो basically इस पे आपको short note लिखना है. First इज ह्यूमन सिक्योरिटी। तो जो ह्यूमन सिक्योरिटी का कंसेप्ट है ये बेसिकली फोकस करता है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल रैदर देन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इट इज़ टू लिबरेट पीपल फ्रॉम फियर, वॉयलेंस, पॉवर्टी, डिसीज, हंगर एंड अदर थ्रेट्स। और ये जो कंसेप्ट है it was accorded special prominence in the 1994 Human Development Report published by the UNDP। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज पीपल सेंट्रिक कंसेप्ट। ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी है ये एक पीपल सेंट्रिक कंसेप्ट है, ये लोगों पे फोकस करती है। द फोकल पॉइंट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इज इंडिविजुअल नॉट द स्टेट। इसका काम ये नहीं है, इसका बेसिकली मेजर फोकस स्टेट नहीं है, इंडिविजुअल्स है वहाँ के। इसका जो मेजर एम है इट इज़ टू सेफगार्ड द लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ एवरी सिंगल पर्सन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। Economic security constitutes a crucial dimension of human security. The availability of employment, income, and means of livelihood is considered essential. Next is health security. तो बेसिकली ये डायमेंशंस है कि सिक्योरिटी डजेंट ऑलवेज मीन्स कि सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल basically threat. It can also mean economic security, health security, environmental security, food security। तो ह्यूमन सिक्योरिटी के ही डायमेंशंस है बेसिकली ये। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। तो जैसे पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है और नेचुरल डिजास्टर्स है, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे। तो ह्यूमन सिक्योरिटी प्लेसेस पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन and sustainable development stand at its primary objective. Protection of human rights. So human security is also inextricably linked to the protection of human rights. The availability of equality, liberty and justice constitutes its essential elements. Conclusion: human security is a pivotal concept in modern global politics. ये जो है हैवी एम्फोसिस करता है नॉट ओनली ऑन स्टेट सिक्योरिटी बट ऑल्सो ऑन द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स बेसिकली इज द स्टडी दैट एग्जामाइंस द इम्पैक्ट ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी। तो जितने भी जोग्राफिकल फैक्टर्स है उनका क्या इम्पैक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। A country's location and natural resources, maritime routes and regional characteristics influence its powers and policies. First is significance of geographical location। तो basically geographical location का significance क्या है? A nation's geographical location influences, वो उसकी security को define करता है और उसकी foreign policy को define करता है। देन पॉइंट बी, रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या रोल है? रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, मिनरल्स एंड वाटर
augment a country's power. Competition among nations for control over these resources is also frequently observed. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस. तो मैरीटाइम रूट्स जो हैं, स्ट्रेट्स जो हैं, बॉर्डर रीजन्स जो हैं आर ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस फ्रॉम अ जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. कंट्रोल ओवर दीज एरियाज यील्ड्स बोथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एडवांटेजेस. बेसिस फॉर द बैलेंस ऑफ पावर. ये बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है. तो जियो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर. Nations adopt alliances and diplomatic strategies to safeguard their geopolitical interest. Next is contemporary significance. इसका significance भी बहुत है. Today, geopolitical interests are clearly evident in the policies of nations such as China, India and USA and Russia. और जो Indo-Pacific region है, it serves as a prime example of this phenomena. Conclusion. So, geopolitics serves as a crucial lens through which to understand international relations. It elucidates कि कैसे जो geographical factors है वो influence करते हैं power, security, foreign policy of states को. Next is nuclear politics. तो nuclear politics basically it refers to the political study of nuclear weapons, nuclear power and the policies associated with them. Following the Second World War, nuclear weapons emerged as primary instruments of global power and security. तो Second World War के बाद जो nuclear weapons है, they emerged as the primary instrument of global power and security. Instrument of power and deterrence. Nuclear weapons are regarded as significant symbols of a nation's military might. They serve to deter potential adversaries from launching an attack. This concept is known as nuclear deterrence. तो बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो एक सिग्निफिकेंट सिम्बल्स है एक नेशन की मिलिट्री माइट के लिए. और ये जो है दे सर्व टू डेटर पोटेंशियल एडवर्सरीज फ्रॉम लॉन्चिंग एन अटैक. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी. ग्लोबल सिक्योरिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है. The mere presence of nuclear weapons influences global peace and security. While they may reduce the likelihood of large-scale wars, the ever-presented threat of catastrophic destruction persists. Third is the problem of nuclear proliferation. The prospect of an increasing number of nations acquiring nuclear weapons remains a matter of grave concern for the international community. Consequently, concerted efforts are undertaken to prevent nuclear proliferation. Basically, जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो ये एक कॉज ऑफ थ्रेट है. नेक्स्ट इज डिसआर्मामेंट एफर्ट्स. वेरियस ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स have been concluded at the global level to limit and ultimately eliminate nuclear weapons. The objectives of these initiatives is to uphold global peace and stability. Next is इसका contemporary relevance. Even today जो nuclear power है it remains a pivotal element of global politics. Major world powers accord a central role to their nuclear capabilities within their respective security policies. Consequently, इनका जो relevance है न्यूक्लियर पॉलिटिक्स का वो persist करता है. उसके बाद कंक्लूजन आप वही बैलेंस करते हुए लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है ये कंस्टिट्यूट करता है एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस and it is intrinsically linked to power, security and global peace. Although जो nuclear weapons है they are regarded as instruments of security, they nonetheless continue to pose grave challenges to humanity. तो ये थे आपके 10 most important questions and answers of subject global politics. आई होप आपने इसे ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी. और याद रखना हमारे लेक्चर फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं तो बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है,
वहाँ से नोट्स परचेज़ करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलते रहें एग्ज़ाम फोकस्ड अपडेट्स और DU SOL के सारे इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart and nail your exams. See you soon in the next video. Bye.